इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट मोहम्मद एजाज जुड़ गए हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है एजाज जी आपका। जिस तरह से देख रहे हैं लगातार चुनावी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, आज ही एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो भी आने शुरू हो गए हैं लगभग। ऐसे में किस तरह से जो सियासी समीकरण हैं उनको देख रहे हैं, जो सरकार बनने की जो चर्चाएं हैं वो ज्यादातर देखी जा रही है, सभी अपने हक में सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, किस तरह से पूरे इस माहौल को देख रहे हैं? बेहद कम वक्त बचा है। जैसे 6 बज चुके हैं वैसे, तो 6 बजे के बाद ही एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एग्जिट पोल्स ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं कोई भी चैनल जी। तो जैसा इस रुझान दिख रहा है ऑन ग्राउंड जीरो जो कश्मीर प्रांत है तो मैक्सिमम मैं कहूँगा जो रिवायती यहाँ पे रीजनल पार्टीज है, चाहे वो एनसी है या पीडीपी है, उनके हक में जा रहा है। और अगर हम जम्मू प्रांत की बात करें, देयर आर फ्यू क्लस्टर्स इन विच बीजेपी इज कमिंग अप विद द सुपर फोर्स, और कुछ ऐसे मैं कहूंगा कि प्रांत है जहां पे क्वेश्चन मार्क है बीजेपी पे, और बाकी जो गुट है, जो चाहे वो कांग्रेस हो या निर्दलीय उम्मीदवार हो या फिर एनसी हो, उनका पलड़ा भारी लग रहा है। तो इन अगर हम होल कंसेंसस देखें जम्मू और कश्मीर को, प्रांत को मिला की बात करें तो आई कैन से कि हंग असेंबली इज कमिंग अप विद अ क्वेश्चन मार्क फॉर द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, और जिनमें निर्दलीय भी है उनको भी बहुत सारा प्रोत्साहन और मैं कहूंगा कि भागीदारी इस समय देखने को मिल रही है। एंड रेस्ट आई कैन से लेट्स सी वेट ऑन 8 अक्टूबर के ऊंट किस करवट बैठेगा, बट आई कैन से कि पीपल हैव वोटेड फॉर देयर बेस्ट कैंडिडेट एंड आई थिंक the best candidates will come up for the people of Jammu Kashmir for their welfare, and the results will be on 8th, will be जो कि सबके सामने होंगे। बिल्कुल एजाज जी, ऐसे में अगर गठबंधन की हुकूमत आती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद हुकूमत के तौर पर सामने आता है, तो सीएम के चेहरे के तौर पर किसको देख रहे हैं? जाहिर है ये भी कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला के इलेक्शन लड़ने के पीछे की ये वजह हो सकती है कि उन्हें ही सीएम के चेहरे के तौर पर फिर से गठबंधन की तरफ से लाया जाए। अगर आप एनसी और अपने कांग्रेस गठबंधन की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर हम दोनों प्रांतों को मिला के भी बात करें तो वो आंकड़ा इस समय नहीं बन पा रहा है जिससे एक हुकूमत बन पाए, अगर इन दो गठबंधनों की बात करें। तो रही बात उमर अब्दुल्ला की या एनसी अपने कांग्रेस के में जितने भी नुमाइंदा चाहे वो तारिक हमीद कर रहा है या उमर अब्दुल्ला है या और कोई भी नुमाया चाह रहा है जो कि कश्मीर से उभर के आया है, अभी तो बाजार में ये भी बात चल रही है कि नाउ द पीपल आर डिमांडिंग, नाउ द लेफ्टिस्ट्स आर डिमांडिंग दैट देयर शुड बी अ डोगरा सीएम फर्स्ट टाइम, क्योंकि 13 वजीर आला अभी तक बने हुए हैं और एक भी डोगरा नहीं है और एक भी जम्मू प्रांत से अभी तक मैं कहूंगा कि नहीं उभर के आया है। बट आई कैन से कि अभी सीएम चेहरे की बात तो दूर है, अगर हम गवर्नमेंट बनने की ही बात करें, विच विल बी अ स्टेबल गवर्नमेंट, अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, जो कि पिछले 10 सालों से यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग तरस रहे हैं ताकि उनकी वेलफेयर स्कीम्स, उनकी डेवलपमेंट या जीपी फ्रंट्स पे एक पब्लिक और पॉपुलर गवर्नमेंट चाहिए, वो तरस रहे हैं यहाँ के लोग, जम्मू के भी और कश्मीर प्रांत के लोग। तो प्राइमरीली आई कैन से कि जो शक शुबात है वो क्लियर हो जाए, और मुझे लगता है कुछ नुमाया चाह रहे हैं। अगर हम उमर अब्दुल्ला की भी बात करें, he is a prominent face for the CM figure, as well as Tariq Hamid Karraji, who is from the Congress. मैं कहूँगा अगर हम एनसी और कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो these are the two prominent figures or faces who can be the chief minister face for the future. बिल्कुल एजाज जी, इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो छोटी और सियासी जमातें चुनावी मैदान में उतरी हैं पूरे दमखम के साथ, वो भी इसमें अहम रोल अदा कर सकती हैं, वो भी कुछ सीटें लेकर जा सकती हैं, लेकिन ऐसे में वो किस जमात के साथ इत्तेहाद कर सकती हैं? किस तरह का जो माहौल है छोटी सियासी जमातों को लेकर वो बन रहा है, साथ ही जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको लेकर भी एक अलग ही माहौल बना हुआ है, वो भी किस जमात के हक में जाने का फैसला करेंगे? देखिए 2019 के बाद ही जितनी जमात स्पिल आउट हो गई है, चाहे वो अपनी पार्टी हो, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट हो या और कोई भी जमात, जो कि 2019 के 5 अगस्त के फैसले के बाद स्पिल आउट जम्मू कश्मीर में हो गई है, उनको एक शक के घेराव में फ्रॉम द वेरी डे वन रखा गया है। और अब अगर इलेक्शंस की बात करें या पोस्ट इलेक्शन की बात करें तो उस वक्त भी उनको शक के घेराव में रखा जाता है कि वो किस गठबंधन के साथ जाएंगे। बट वी शुड जस्ट नो, और हमें ये ईमानदाराना तौर पे ये हकीकत सामने लानी पड़ेगी लोगों के सामने, इंडिपेंडेंट्स उन्हीं में से उठ के निकले हैं।
इंडिपेंडेंट्स वो कैंडिडेट्स हैं इस वक्त जब, जो कि मुझे लगता है कि JNK की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार इस बारी इस असेंबली चुनाव में निकल के सामने आए हैं। और मुझे लगता है कि वो हम में से ही है, वो कोई ना ही मार्स से आया है और ना ही सीरिया से कोई आया है। तो मोस्टली वो पॉलिटिकल पीसेस है जो कि उनके प्रॉब्लम्स का दावा करने के लिए आए हैं, जो कि अभी तक रिवायती रीजनल या नेशनल पार्टीज नहीं कर पाई है। दैट इज द रीजन कि निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या इतनी ज्यादा हुई है। दूसरी बात ये कि अगर हम बात करें अबाउट ये निर्दलीय उम्मीदवारों की भागीदारी की बात, जो कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन में होनी चाहिए, सो आई कैन से कि वो तो मैं पहले दिन से जब ये इस आपकी चर्चाओं में आया हूँ, जब इलेक्शंस का फर्स्ट फेज हो रहा था या सेकंड फेज, तभी जाके पता चला कि निर्दलीय उम्मीदवारों की अहमियत कितनी ज्यादा है और गवर्नमेंट फॉर्मेशन में वो एक कलीद रोल अदा करने वाले हैं। एज सून एज पॉसिबल द रिजल्ट्स विल बी आउट ऑन 8th of October। बिल्कुल। और इसके साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सुभाष गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत सवाल है सुभाष जी आपका। फिलहाल एजाज जी का ही रुख करना चाहूंगी। एजाज जी, ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है, जब से एग्जिट पोल को लेकर खबरें सामने आ रही हैं, इसमें ये भी चर्चा बनी हुई है कि कहीं ना कहीं बैकफुट पर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में भी बातचीत जारी है, और ऐसे में जिस तरह से सरकार बनेगी तो उसमें इन दोनों का जो इत्तेहाद है वो भी कहीं ना कहीं सामने आ सकता है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने इसको नकारा है। देखिए, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो एक दीवाना जमात रही है जम्मू और कश्मीर दोनों प्रांतों में, और हिस्टोरिकल जमात रही है क्योंकि पोस्ट 47 की जमात है। अब अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करेंगे तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा, मैं ऑन स्क्रीन ये कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी जमात है जिसपे लोग तो भरोसा करते हैं, लेकिन ये लोगों पे भरोसा करने लायक जमात नहीं। क्योंकि अगर हम बाप बेटी की बात करें, बेटा कह रहा है कि वी आर नॉट गोइंग विद द बीजेपी, बैक चैनल्स द टॉक्स आर गोइंग विद द बीजेपी फॉर एन अलायंस। आज ही उनके फादर साहब जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि एक्स-CM रहे हैं, उनका भी रद्द अमल आया है कि दे मे फोर्ज अलायंस, दे मे नॉट फोर्ज द अलायंस विद द बीजेपी। सो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो असमंजस सूरत हाल है। इंडिया अलायंस में भी अपना पैर रखना चाहती है, भाजपा के साथ भी बैक चैनल्स लगा रही है। तो ऑलवेज दे वांटेड टू बी इन द पावर कॉरिडोर्स, क्योंकि वो हमेशा दीवाना जमात रही है, जिन्होंने चाहे पंडित हो, मुसलमान हो, सिख हो या यहाँ का और भी कोई कौम हो, यहाँ की कौम के खूनों पे, यहाँ के नौजवानों के खूनों पे पॉलिटिक्स खेली है। और अभी तक जितना भी मैं कहूँगा डिसइंफॉर्मेशन हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ मेन कंसर्न इज फ्रॉम द NC ओनली। जी बिल्कुल। वहीं सुभाष जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुभाष जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि एग्जिट पोल को लेकर भी अब खबरें सामने आने लगी हैं, कुछ वक्त बाद ही एग्जिट पोल सामने आ जाएंगे। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि अगर इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनती है तो उसमें उमर अब्दुल्ला CM के तौर पर सामने आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर ये भी कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का भी अलायंस हो सकता है बैकफुट पर, कहीं ना कहीं ये चर्चा भी जारी है। तो बिल्कुल ये क्या है कि पॉलिटिक्स में कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, एक ये बात है। और लोगों का मैंडेट है, लेकिन ये देखना पड़ेगा क्योंकि प्री अलायंस है जी। लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जो अलायंस को वोट दिया है, चाहे वो जम्मू में है चाहे कश्मीर में है, तो अगर कोई इस मैंडेट के खिलाफ, जो अलायंस के मैंडेट को ट्रस्ट करके वोट दिया है, अगर इसको कोई वायलेट करेगा, अगर इसके साथ खिलवाड़ करेगा, तो फिर आपको जे पोल है, आपको याद होगा कि जो पोस्ट पोल अलायंस हुआ था भारतीय जनता पार्टी और PDP में 2000 जो 2014 कह सकते हो, 2014 में उस वक्त 44 का नारा लगा था कि हम पार्टी वोट लगेंगे, कौन? भारतीय जनता पार्टी वाले। और उसी को मद्देनजर रखते हुए कश्मीर में PDP के हक में मैंडेट, दोनों पार्टियों का मैंडेट ज्यादा था एज कंपेयर टू नेशनल कॉन्फ्रेंस। जो आपके पास डाटा होगा, तो इस वक्त प्री पोल उस वक्त हुआ और उसका क्या असर हुआ, ये हिस्ट्री है, आपके सामने है। कितनी देर चला, क्या हुआ, ये आपके सामने।
और उसके उस वक्त कहा जाता था नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जे इसको छोड़ के कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी, अगर मैं नहीं कहता, आई एम नॉट अगेंस्ट, ये कुछ भी हो सकता है और लोगों के मैंडेट पे डिपेंड करता है। ये कोई नहीं है कि जैसे मैंडेट देंगे लोग वैसा ही। और मैं ये कहता हूं कुछ भी हो, कोई भी हुकूमत बनाए जम्मू कश्मीर में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए और ये बहुत जरूरत है, क्योंकि 2014 में पहले पोल हुए थे और जो ड्यू थे, क्योंकि हमारा 6 साल का टेनोर होता है, जम्मू कश्मीर में था जो जेएंडके के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 2020 में जो इलेक्शन ड्यू थी, और लोग एक आस लगाए हुए बैठे। जो हर एक पार्टी ये बात करती है नया कश्मीर, चाहे वो हुर्रियत का नया कश्मीर है, चाहे शेख साहब का एक बार नया कश्मीर था, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस का है, या इंजीनियर रशीद भी अभी नया कश्मीर दे रहा है। तो मैं ये कहता हूं कोई भी हुकूमत बनाए, इट शुड बी इन नेशनल इंटरेस्ट और पर्टिकुलर इन कश्मीर इंटरेस्ट, जम्मू कश्मीर इंटरेस्ट। जी बेशक। एजाज जी कितना इत्तेफाक रखते हैं सुभाष जी की बात से कि ऐसा भी हो सकता है बहुमत के आंकड़े को छूने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ अलायंस कर सकती है कांग्रेस को छोड़कर, क्योंकि खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान है उनकी तरफ से कई बार बयान सामने आया कि कांग्रेस को जिस तरह से प्रदर्शन और चुनाव प्रचार करना चाहिए था उस तरीके से नहीं किया गया। मैं सुभाष जी की बहुत सारी बातों से मुतफिक हूँ। अलबत्ता ये प्रीपोल अलायंस की बात कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात रही है जिन्होंने यहाँ के लोगों को हमेशा साल दर साल धोखा दे दिया है। अब पोस्ट पोल अलायंस में वो क्या करेंगे, दे नो एंड देयर गॉड नोज बेटर। बट सुभाष जी की बात बिल्कुल सही है, 100% में उनके साथ मुतफिक हूँ कि जम्मू कश्मीर नीड स्टेबल गवर्नमेंट, ताकि यहाँ के लोगों की मसाइल जो कि पिछले 10 सालों से अमूमी तौर हल नहीं और पैदर पे हल नहीं किए जा रहे हैं, वो हल हुए और एक पॉपुलर गवर्नमेंट अक्सर नवाए। और जो 2019 के बाद एंटी जम्मू कश्मीर लॉज एलजी के हाउस से पास किए गए विद द हेल्प ऑफ देयर एडवाइजर्स ऑन द असेंबली फ्लोर, दैट शैल बी सीन एंड रिग्रेटेड। अलबत्ता इतना है कि रादर सिंह की उमर अब्दुल्ला बनेगा, तारिक हमीद करा बनेगा, रविंद्र रैना बनेगा। वी नीड ए स्टेबल गवर्नमेंट फॉर जम्मू कश्मीर विच विल बी ए पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट। और मुझे लगता है जैसे जम्मू प्रांत के आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल के बाद, मुझे लगता है कि जम्मू प्रांत से बीजेपी इस वक्त 12 सीटों से आगे बढ़ रही है और कश्मीर प्रांत में पीडीपी और एनसी की बढ़त है और निर्दलिया भी जम्मू और कश्मीर दोनों प्रांतों से मैं कहूंगा एक अहम रोल अदा करेंगे, क्योंकि कल ही भाजपा के मैं कहूंगा कोर ग्रुप मेंबर्स 13 मेंबर्स को भी दिल्ली बुलाया गया फॉर द गवर्नमेंट फॉर्मेशन एंड ऑल। तो यहाँ मुझे लगता है कि तगदो ज्यादा है। कश्मीर और जम्मू में जितने भी इस वक्त सियासी गुट है, सियासी नेता है, वो इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग पे लगे होंगे। अलबत्ता इतना कहूंगा कि 8 अक्टूबर का हमें वेट करना पड़ेगा और लोगों ने जो जनमत का फैसला लिया है 3 फेजों में और 12% से पीसीआई की बात करें, 12% से वो जो वोटिंग हुई है उसका हमें आदर करना चाहिए। एंड वी शैल हैव अ बिलीफ इन आवर ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड होप कि वी विल गेट पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट फॉर जम्मू कश्मीर। बिल्कुल सुभाष जी, जाहिर है देश भर में ये नजरें सभी की टिकी हुई है कि जम्मू कश्मीर में किसकी जमात बनेगी और ऐसे में लगातार जो चर्चाएं हैं वो और ज़्यादा अब गर्म हो गई हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी पीडीपी की क्या स्थिति होगी, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इस बार सेक्युलर सरकार बनेगी और पीडीपी ही किंग मेकर बनाएगी, जिसकी भी सरकार बनती है वो पीडीपी को शामिल किए बिना नहीं बन सकती। तो ये देखिए, ये सारा जैसे एक लेट देयर बी ए एग्जिस्ट पोल, तो एग्जिस्ट पोल पे भी आप विश्वास नहीं कर सकते हो। जो सिनेरियो इस वक्त जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, तो हो सकता है एग्जिस्ट पोल जो लोगों ने सोचा है, मैंने एक पहले भी आपके केसर टीवी के साथ ही कहा था कि एक जो डिसेसिव होगा वोट जम्मू में, वो हर कंस्टिट्यूंसी में एससी शेड्यूल्ड कास्ट वोट है और जो ओबीसी वोट है ये कांग्रेस को जाता है या भारतीय जनता पार्टी को जाता है। ये भी एक बात नहीं है। मैंने एक बात की है
ये भी जो इलेक्टोरल जो आएगा, रिजल्ट आएगा, उसको कर सकते हैं। और जो एसटी वोट था, जो आप कह सकते हो, ये जहां पे जो पीर पंचाल और रजौरी और पुंछ में था, ये भी काफी चेंज करेगा जो इलेक्टोरल रिजल्ट आएंगे। एक और बात आपको मैं एक बता दूं, एक और बात आ रही है कि जो 5 सीटें हैं, जो 5 सीटें नॉमिनेट करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये भी एक क्वेश्चन सियासी, वो आप पढ़ो जम्मू के न्यूज़पेपर्स में। मैंने सुबह ही मुझे किसी ने मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल ओपिनियन लिया J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में। भाई बताओ आप, ये 5 सीटें LG लेफ्टिनेंट गवर्नर कब नॉमिनेट कर सकता है? जो 5 लोग हैं, आपको आइडिया है, 2 कश्मीरी माइग्रेंट, जो डिफाइन किया है, जो प्रोटेक्शन जो इमिग्रेंट्स प्रॉपर्टी वगैरह एक्ट में प्रोवाइड है कि कश्मीरी माइग्रेंट कौन है, उसमें कोई भी माइग्रेंट हुआ है जो उस हालात से हुआ है, वो कश्मीरी माइग्रेंट है। उसमें नॉट कन्फाइंड टू जो कश्मीरी पंडित है, ये कोई मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, हिंदू को भी हो सकता है, कश्मीरी भी। तो दूसरा 2 वीमेन है, वो पहले भी प्रोविजन था किसमें, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन थी, और वैसा ही प्रोविजन J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो रेलेवेंट है, सेक्शन 13 है, आई थिंक मेरे सामने है। तो वो 2 वीमेन नॉमिनेशन करनी है। जो आपका J15 है, रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन, अगर काम आती है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर 2 वुमेन भी नॉमिनेट कर सकता है। और एक जो POJK के बारे में आया, जो डिस्प्लेस्ड पर्सन है जी, वो 47, 48, 65, 71, ये 5 लोग हैं। अगर ये नॉमिनेट हो जाते हैं, देखिए अभी बड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल, तो इनका भी क्या इनको इंक्लूड किया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है। जब 90 है ना आपके पास इलेक्टेड लोग आएंगे, 5 नॉमिनेटेड आएंगे, 5 नॉमिनेटेड क्या जो सारा इसमें जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें कोई चेंज लाएंगे या नहीं लाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। जैसे जो अगर कमी हो, ये 5 कहां जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, ये भी एक, और ये भी एक जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो सियासी हलकों में जो बात हो रही है। जी बेशक। एजाज जी, किस तरह देख रहे हैं? सुभाष जी ने अभी जिक्र किया 5 सीटों की वजह से बड़ा फेरबदल हो सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं सुभाष जी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। और LG कोई अथॉरिटी नहीं है, या गवर्नर कोई अथॉरिटी नहीं है जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के सीट्स को नॉमिनेट कर पाए और उनको एज ए ऑनररी मेंबर और MLA बना पाए। पहली बात तो ये है, it is we can say power and the rule of the legislative assembly, elected legislative assembly members who can nominate members for, चाहे वो POJK हो, चाहे वो कश्मीरी माइग्रेंट्स के हो या वुमेन के लिए हो। सो these are the honorary। तो दूसरी बात, क्योंकि ऐसे मैंने इससे पहले भी कहा कि जो 2019 के बाद एंटी जम्मू कश्मीर, एंटी पीपल लॉ इजरा किए गए हैं LG हाउस से विद द हेल्प ऑफ देयर एडवाइजर्स ऑन ग्राउंड जीरो, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है उन लॉज को रिलुक करने के लिए। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि आई फॉरगॉट, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि आप लेफ्टिस्ट जो यति नरसिंहानंद है, he has just brought some blasphemous marks regarding Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as an individual, as a citizen of Jammu Kashmir, as a political analyst. I regret and I protest that blasphemous remarks regarding Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with the core of my heart, and I urge the administration and the LG administration to take the stringent steps against them and to उनके खिलाफ एक FIR बाज़ाब्ता दर्ज होनी चाहिए, and he should be arrested in creating the communal and the sectarian violence in the Jammu Kashmir and other parts of India, because बहुत सारी जगहें हैं, चाहे वो रजौरी है, नामंडी है या कश्मीर के प्रांत है, बहुत सारी जगहों से प्रोटेस्ट भी बरामद किए गए हैं अगेंस्ट लेफ्टिस्ट यति नरसिंहानंद in Jammu. He has just made these black marks
in other part of Jammu Kashmir. So action shall be taken at the earliest. और अगर हम अब टॉपिक की बात वापस आए तो आई कैन से कि इस वक्त क्वेश्चन मार्क में है सभी पॉलिटिकल लीडर्स और सभी पॉलिटिकल पार्टीज। आई कैन से कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आनी चाहिए जम्मू कश्मीर में, एंड आई होप कि 8 अक्टूबर एक सुनहरा और नया दिन होगा यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अपनी जोर आजमाई की इस 2024 के असेंबली इंतखाबात में, ताकि वो भी अपने लोगों की बात रख पाए लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो भी अपने लोगों के मसाइल हल कर पाए जो कि अभी तक 30-35 सालों से हल नहीं हो पाए उन लीडरान से जो कि नाम लेवा लीडर है। मैं कहूंगा कुलगाम की एक सीट है जो कि पिछले 4 टेन्योर से CPIM के लीडर यूसुफ तारिगामी के नाम होती जा रही है। बेशक वो एक दीरीना और एक बहुत मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग लीडर रहे हैं, लेकिन इस साल एग्जिट पोल के मुताबिक वो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी वो सीट हार रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जमात इस्लामी का कैंडिडेट, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हुआ है। तो ऐसी आवाजें बहुत जम्मू कश्मीर में इस समय है जो कि मैं कहूंगा लोगों की आवाज बनना चाहते हैं, एंड आई होप कि वो आवाज, उन आवाजों को मौका दिया जाएगा टू रिप्रेजेंट देयर पीपल एट द ग्रॉस रूट। बिल्कुल ठीक है एजाजी, सुभाष जी आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के इंतखाब खत्म होने के बाद से ही पर्दे के पीछे होने वाली सियासत अपने पूरे जोरों पर है। ऐसे में जो पार्टियां कभी विचारधाराओं के मामले में धुर विरोधी थी, उनके भी मेल मिलाप होने साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। किसकी बनेगी जम्मू कश्मीर में सरकार और कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में वोटिंग के खत्म होने के साथ ही अब सबकी निगाहें 8 अक्टूबर को आने वाले नतीजों की तरफ टिकी हुई हैं। इंतजार वोट देने वालों से ज्यादा वोटों के लिए संघर्ष करने वाले सियासी लीडरों का ज्यादा है। सवाल रिजल्ट का भी नहीं है, आखिर जीत हो भी जाती है तो कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, इसे लेकर भी कई सवाल सियासी गलियारों में घूम रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जो पहले CM फेस के साथ इंतखाब में उतर चुके हैं, इस बार वो बिना CM फेस के इंतखाब लड़ रहे हैं। इंतखाब में अपने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस का दावा करने वाली BJP भी बिना CM फेस के ही उतरी है। तो हमारी चर्चा का फोकस आज CM फेस ही है, क्योंकि नतीजे तो आएंगे और नतीजे कुछ भी हों, किसी की भी सरकार होगी, कौन बनेगा CM ये विश्लेषण करना बहुत ही जरूरी है। अगर अलायंस जीतता है तो उमर अब्दुल्ला CM बन सकते हैं। वहीं अगर BJP अपने दम पर नतीजे हासिल करती है तो रविंद्र रैना का नाम भी सियासी गलियारों में CM फेस के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो इस बात को वो बिल्कुल मानते ही नहीं कि BJP बहुमत का जादुई आंकड़ा अकेले अपने दम पर हासिल कर पाएगी। उनका मानना है कि उनको गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में गठबंधन का CM कौन होगा ये अभी से कहना जल्दबाजी होगी। ऐसे में सियासी लीडरान का सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ है सोशल मीडिया, जहां हर पार्टी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। हाल में इल्तिजा मुफ्ती ने अलायंस की सरकार बनने का दावा पेश किया, PDP का CM बनने की बात कही। 2014 में 10 साल पहले BJP और PDP अलायंस की सरकार बनी थी। यह अलायंस 3 साल तक चल सका और उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लग गया। पूर्व CM महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने X पर पोस्ट किया कि नतीजे भले ही 8 को आएंगे, लेकिन उससे पहले ही शतरंज का खेल शुरू हो चुका है। यह सब मीडिया की चकाचौंध से दूर होगा। आगे लिखा कि कश्मीर में चिनार के पेड़ों के अलावा कुछ भी सीधा नहीं। वहीं एक्स मेयर श्रीनगर जुनैद ने लिखा कि पहलगाम में नेका सद्र फारूक अब्दुल्ला और BJP के सीनियर लीडरों के बीच खास मीटिंग हुई है। दोनों के बीच CM फेस को लेकर चर्चाएं हुई हैं। जम्मू कश्मीर के लिए लगभग सभी पार्टियों के बड़े लीडरान ने इंतखाबी रैलियों में आवाम से खिताब किया है।
नेका और कांग्रेस अलायंस 51 और 31 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि कांग्रेस सीएम फेस से तो बाहर है, लेकिन उनकी नजरें डिप्टी सीएम फेस पर बनी हुई हैं। अगर अलायंस की सरकार बनी तो कांग्रेस कम सीटों के कारण डिप्टी सीएम पद लेने के लिए मजबूर होगी। जाहिर सी बात है, सीएम की दौड़ अब तेज होने के साथ ही अपने आखिरी पड़ाव पर है, जिस पर विराम 8 तारीख को लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केसर टीवी। हमारे गेस्ट लगातार बने हुए सुभाष जी का रुख करना चाहूंगी। सुभाष जी, जिस तरह से देखा आपने रिपोर्ट में, और ऐसे में जो जम्मू कश्मीरी जानकार हैं और जम्मू कश्मीर में जो एनालिस्ट हैं, उनका भी यही मानना है कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सकती है। ऐसे में उसे गठबंधन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसे में बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए किसी भी गठबंधन की जरूरत अगर बीजेपी को पड़ती है तो बीजेपी किसके साथ जाना पसंद करेगी और कौन सी जमात का रुख कर सकती है? हालांकि कई टीमों पर बी और सी टीम, बीजेपी की बी टीम, सी टीम, या आपने भी सुना होगा, इल्जामात लगते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो आप कन्फाइन की इस रिपोर्ट में ये एक मुद्दा है, जो इन रिपोर्ट बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, सब कुछ है। और जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पे उसको हुकूमत बनाना जम्मू कश्मीर में मुश्किल है, जो आपने बात की। मैं कहता हूं सबसे बड़ी बात जो होगी, पहले ये बात है, मैं एक हाइपोथेटिकल हम गैस वैसे कर लेते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की अलायंस हो जाता है, लेट देयर बी ए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, तो सबसे जो लोगों में दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी की इस बार हमारा सीएम होगा, क्या डाइजेस्ट किया जाएगा? ये मानना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कश्मीर में डोमिनेंस है जिसकी, जो, और मुझे लगता है उसकी डोमिनेंस रहेगी इस जो आपके नतीजे आने वाले हैं। नो डाउट, अगर आप ऐसा भी कह सकते हो, भारतीय जनता पार्टी की भी डोमिनेंस जम्मू में रहेगी। लेकिन जो बहुत बड़ा मुद्दा आएगा, इनका कॉन्फ्लिक्ट होगा कि सीएम भारतीय जनता पार्टी का होगा, मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा या बीजेपी का होगा। क्योंकि इससे क्या होगा, जो कहते हैं कश्मीर का ही आज तक बना हुआ है सीएम, और एक बार जो 6 महीने के लिए जो गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू प्रोविंस से ताल्लुक रखते हैं वो बने, तो वो मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसा कोई पॉसिबल है कि भाई जेएनसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का अलायंस हो। एक तो ये बात है इम्पॉसिबल मेरे मुताबिक। अगर होता है तो सबसे बड़ी बात होगी, कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर उसने अपनी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस दिखानी है कश्मीर में आने वाले वक्त में। और दूसरी तरफ आ जाओ, क्योंकि उन्होंने पीडीपी का, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का असर देख लिया है, जो लोगों ने जो उस वक्त इस वक्त हुआ है, इस इलेक्शन में होने जा रहा है। तो जैसे खुद ही महबूबा मुफ्ती ने अपनी हार मानी है और उसको आइडिया है कि उन्होंने कहा हमारे बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। इसका भी कि वो उसका जो डेट है मेजॉरिटी में जहां अच्छा नहीं आ रहा है। तो मैं ये कहता हूं, क्योंकि इधर से एक रिपोर्ट आई कि रविंदर रैना है, कोई भी चेहरा है, तो इसमें बहुत बड़ी बात होगी। पहले तो मैं ये कहूंगा एनसी और बीजेपी का अगर कोई अलायंस होता है वो अगेंस्ट मैंडेट होगा, जो प्री अलायंस का अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को छोड़ के जाती है तो वो एक ट्रस्ट जो है वो उसमें वो एक कहते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, जो मैंडेट लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को दिया है। ये एक बात है। तो दूसरी क्या है, और अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो एक रहा है, जो इनके स्टार कैंपेनर का रहा है कि हम डायनेस्टिक पॉलिटिक्स खत्म करना चाहते हैं, बाप बेटा और अभी बेटी बेटी हो रहा है, माँ बेटी जो इल्तिकाए वाले ना, ये डायनेस्टिक। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है कि नेशनल कांग्रेस जिसके बारे रोज बोलते हैं, हाँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूं, ये मैं नहीं, अगर ये कहते हैं कि अंडर कंपल्शन पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल पार्टी
ये एडजस्ट कर लेती हैं, कोई दोस्ती और दुश्मनी हटा देती हैं और लोगों को भी ये अपने समझ बाल दिखा के ये बात कर लेते हैं, जनाब मैंडेट ही ऐसा है, क्या करेंगे, कश्मीर वालों ने वैसा दिया, जम्मू वाले ने ऐसा दिया, हम क्या करते हैं, इन पॉलिटिकल इंटरेस्ट, इन नेशनल इंटरेस्ट, इन कश्मीर इंटरेस्ट, हम जो गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं और ये हम मिनिमम कॉमन मिनिमम जैसे बातें करते हैं ये लोग, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये एक बात आएगी जो मेरे सामने है कि सीएम किसका बनेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, भारतीय जनता पार्टी। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, जो रिपोर्ट आई बात कि अगर अलायंस का आता है तो ऑब्वियसली जो उनका मैंडेट भी ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू कांग्रेस, तो वो उमर साहब ही जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो चुनेगी अपना लीडर, जो भी होगा लेजिस्लेचर उसमें चुनेगी वही होगा। तो और अगर कोई जी ठीक है एजाज जी, पहले तो हमारी रिपोर्ट पर आपके व्यूज जानना चाहूंगी, साथ ही सुभाष जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं। जाहिर है अगर ऐसा होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी का इत्तेहाद सिर्फ सरकार बनाने के लिए किया जाता है तो ये तो आवाम के साथ फिर एक तरह से धोखा होगा, क्योंकि इत्तेहाद हुआ है और इससे चुनाव प्रचार उन्होंने साथ में रहते हुए किया है, जो भी वादे आवाम के साथ किए गए हैं वो इसी तरह से जो माहौल बना है उसके लिए किए गए हैं। देखिए, एक बात मैं पूरी तरह वाज़ेह आपको कर दूं, ये जो असेंबली चुनाव के नतीजे आने वाले हैं 8 अक्टूबर 2024 को, और अभी पोल्स बहुत सारे घूम रहे हैं मार्केट में। अब 8 तारीख को जो असल में नतीजे ऑन ग्राउंड जीरो निकलेंगे, दैट विल जस्ट पैसिफाई द वी कैन से हिस्ट्री ज्योग्राफिया ऑफ फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू कश्मीर। अब हम ये कयास आराया कर रहे हैं, हाँ इतना मैं बता सकता हूं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर, कि जो भी अलायंस यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बनेगी, दैट विल बी द अलायंस ऑफ कंपल्शन, दैट विल नॉट बी अलायंस ऑफ लीडर्स और आइडियोलॉजीज। अगर हम कांग्रेस और एनसी की बात करें, इस वक्त चुमोगोइयां चल रही हैं कि पीडीपी भी इंडिया अलायंस वापस ज्वाइन कर रही है, सो दैट कैन बी सेड टू बी अगेन वी कैन से अलायंस ऑफ कंपल्शंस that will be done for the people of Jammu Kashmir so that there will be a stable future political discourse. अगर हम अब दूसरी पस मंजर की बात करें, जो एनसी और भाजपा की, जैसे सुभाष जी भी कह रहे थे अलायंस की बात, तो दैट बी एज वेल वी कैन से अलायंस ऑफ कंपल्शन। अगर हम अब तीसरा पस मंजर ले, जिसमें निर्दलीय उम्मीदवारों को, जैसे भाजपा ने कहा दे आर इन टच विद निर्दलीय उम्मीदवार, चाहे वो कश्मीर के हो चाहे वो जम्मू प्रांत के हो, if there will be a गठबंधन of छोटी मोटी parties and निर्दलीय उम्मीदवार with the BJP, that will be again we can say a गठबंधन of compulsion. So as of now the picture is not very clear कि किन लाइन्स की सरकार बनने वाली है, and then there is a next phase who will be the CM piece. So there are other members as well who are prominent, historically politically very much mature, who that can be good for the Jammu Kashmir and people of Jammu Kashmir. अभी ये बहुत कबल वक्त कहना है, इतना मैं कहूंगा कि this elections are the watershed elections and whatever the results will come, that shall come for the people of Jammu Kashmir, for the welfare of Jammu Kashmir and for the stable government at the end of the day, in the longer run, for the people and for the state of Jammu Kashmir. बिल्कुल सुभाष जी, ये भी माना जा रहा है कि छोटी सियासी जमातें भी बड़ा खेल करती हुई नजर आएंगी, जिस तरह से मान लीजिए डीपीएपी चुनावी मैदान में रही है, और अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करें, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, और इसी तरह की और भी कई पार्टी हैं, और इसी के साथ जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो तो यही, उन्हें तो शुरू से ही कहा जा रहा है कि बीजेपी का कहीं ना कहीं सपोर्ट उन्हें हासिल है, और बीजेपी की तरफ से भी कई लीडरान की तरफ से ही कहा गया है। लेकिन मैं ये बात बता दूं, ये एक हमने बात सुनी है कश्मीर में, हम जुड़े हुए हैं हम कश्मीर से भी कि कश्मीर में क्या हुआ। देखिए, पहले आप सजाद लोन साहब आए कश्मीर की पॉलिटिक्स में, तो उन पे लगा कि ये ए पार्टी है, इसकी जो आप कह सकते हो भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद अल्ताफ साहब आए अपनी पार्टी के साथ, तो उन पे भी यही बात हुई। तो फिर इंजीनियर रशीद आए, लोगों को पहले समझ नहीं हुआ, जब उन्होंने पार्लियामेंट की इलेक्शन लगी कश्मीर में ये बात समझी नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट। तो जब उनको छोड़ा गया यूएपीए का अनलॉफुल प्रिवेंशन ऑफ दिस एक्टिविटीज है, टेररिस्ट एक्टिविटी कह सकते हो, अनलॉफुल एक्टिविटी, उनमें बेल हुई। फिर वो कश्मीर में आए,
और एक मैं बात बता दूं, और फिर जमाते इस्लामी भी सपोर्ट में आई। बिल्कुल, और अब उनकी बेल भी बढ़ा दी गई है। अब उनकी बेल भी बढ़ा दी है। मैं एक बड़ी बात बता दूं, कश्मीर में सोर्सेज और फोर्सेज बड़े स्ट्रांग हैं। मैं ये बता दूं, सोर्सेज मीन वहां पे जो र्यूमर है, कहते हैं ना, लॉरेंस ने एक टाइम पे 1885 में कहा था, वो जहां से जना कदम से शुरू होता था कश्मीर के जो एक ब्रिज है जहां पे जो सिटी में, और वो पूरा कश्मीर में फैलता था। तो जहां वो र्यूमर कहते थे, मैं कहता हूं ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इतनी स्ट्रांग है कश्मीर में, इतने स्ट्रांग सोर्सेज हैं कि वो जो कहते हैं वो सच होता है। तो जो ये एक लोगों में बात गई है कि जो इंजीनियर शीर के बारे में, जो सजाद लोन साहब के बाद में, अल्ताफ के बाद, और जो अभी ये जो जमाती इस्लामी भी इलेक्शन में आई है, तो ये भी एक चीज आप जो लगा लो कि इनको कितने वोट मिलते हैं, क्या कश्मीर के लोग इनको मैंडेट देते हैं, कितने लोग इनको जीत के आएंगे, जो क्या वो फिल कर सकेंगे। जो जादुई जो आंकड़ा चाहिए फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए गवर्नमेंट। तो एक और बात है जो मैंने पहले कह चुकी है, वो 5 सीटों वाली नॉमिनेशन की, जो एलजी, जो इन्होंने कहा कि वो चलो मैं उस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में नहीं जाना, लेकिन जो पॉलिटिकल सर्कल में, क्योंकि कांग्रेस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपोज किया है एलजी के जो नॉमिनेशन, जो 5 सीटों के बारे में, कि ये अनडेमोक्रेटिक है। ऐसी बात भी यू विल फाइंड इन सोशल मीडिया, इन प्रिंट मीडिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये बातें हैं। तो मैं देखता हूं कि लेट अस सी हाउ द बिट गोस। तो ये एक कश्मीर में फैक्टर है, और कश्मीर के लोग ही ये समझदार हैं, और बड़े, मुझे लगता है काफी टाइम से कश्मीर में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो लेकिन ये इलेक्शन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। कश्मीरी लोगों ने पार्टिसिपेशन जो की है, क्यों की है मैं ये बता दूं, अपनी डिग्निटी के लिए की है, अपनी आइडेंटिटी के लिए की है, और तो वो चाहते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट, लोकल इश्यूज है, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, जस्ट फॉर ए डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल प्रोसेस। और कॉन्स्टिट्यूशन जो उस पर भी विश्वास किया, पार्टिसिपेशन हो रही है। तो मुझे लगता है कि जहां पे जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट बने, स्टेबल बने और पॉपुलर बने, जिसपे पूरे जम्मू कश्मीर का विश्वास हो और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, पॉलिटिकल अनरेस्ट दैट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ कश्मीरी पीपल, और ना ही वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अफोर्ड कर सकती है, और जो गवर्नमेंट कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता इस जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इज अ वेरी सेंसिटिव स्टेट। ये कोई भूल जाए कि ये, और पिछले दिनों जो यूनियन गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने बाहर के लोग लाए थे, रिप्रेजेंटेटिव लगाए थे अपना इलेक्टोरल इंडिपेंडेंट प्रोसेस दिखाने के लिए, वो भी आपके सामने। बिल्कुल एजाज जी, इत्तेफाक रखते हैं आप सुभाष जी की बातों से। साथ ही अगर सिर्फ जम्मू को देखा जाए तो बीजेपी पहले से ही अपना मजबूत गढ़ मान रही है, वहां की जो ज्यादा सीटें हैं अपने हक में उसके दावे कर रही है, और अब ऐसे में रविंदर रैना और जितेंद्र सिंह का नाम सीएम के तौर पर जो चर्चा में है वो सामने आ रहा है। देखिए, मैं कहूंगा कि भाजपा ने बहुत सारी मेहनत की है 2019 की बात, खुसूसन तो मैं साउथ कश्मीर की बात करूंगा, साउथ कश्मीर प्रांत की बात करूंगा, और उनके वर्कर्स, उनके लीडरान, जिसमें उनके वाइस प्रेसिडेंट भी है हमारे भाजपा के जम्मू कश्मीर के, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनाब पार्लियामेंट में उनको पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उनका कैंडिडेट वहां से उठाया जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली एज पर द स्ट्रेटेजी ऑफ द सेंट्रल कमेटी वो तब भी धोखा मिला। अब अगर बात करें असेंबली इलेक्शन चुनावों की, तो बहुत कम कैंडिडेट्स मुझे लगता है कि कश्मीर प्रांत से उठाए गए हैं भाजपा के लिए। अलबत्ता अगर हम ओवरऑल की बात करें तो भाजपा हैज गेन्ड द ग्राउंड इन जम्मू प्रोविंस, इन मैं कहूँगा मोस्ट ऑफ द रीजन्स। हाँ, कश्मीर प्रांतों में जितनी मेहनत की है उतना उनको मैं कहूँगा रिजल्टेंट अभी तक हासिल नहीं हुआ है, ना ही कैंडिडेट्स फराहम करने के बेसिस पे, ना ही मैं कहूँगा पॉलिटिकल ग्राउंड गेन करने के बेसिस पे, क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं, क्योंकि इस चीज के बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं
कि why they have not gained their political mileage in the Kashmir region. So लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि जो कि एक भाजपा का नेता है जिसका नाम मैंने इस डिबेट में लिया, वो नित्यानंद, who has just, they have been polarizing the situation in the Jammu Kashmir always and rest of India. So there are various question marks, even though मैं कहूँगा to win the hearts of people of Jammu Kashmir is not easy for any political party. नेशनल कॉन्फ्रेंस को 90 साल हो गए on ground zero, अपने मैं कहूँगा हस्ती बनाते बनाते, but still they are not the true representatives of Jammu Kashmir people. चाहे वो जम्मू प्रांत हो, कश्मीर प्रांत हो या और कोई प्रांत हो. अगर मैं अब उसके बगैर इंडियन नेशनल कांग्रेस which has been the oldest party in the India, अब उसकी माइलेज देख लीजिए. Periodically they have gained the ground and now they are again down. Sometimes they are vanished on the ground zero. So अगर हम overall political imbroglio की बात करें जम्मू कश्मीर की, तो that has to be just gauged by the voice, by the sentiments, by the, we can say, the feel of the people of Jammu Kashmir, what they want. No political party has just given whatever the people of Jammu Kashmir wanted to have for their futuristic policies, for their welfare state and other statistical things. So इस बारी के जो elections है, I think that can be a changing stance in the political discourse of Jammu Kashmir. उसकी वजह से मुझे लगता है लोगों को भी और पॉलिटिकल नेताओं को भी, पॉलिटिकल पार्टियों को भी इस इलेक्शन से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है, और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किस करवट मैं कहूंगा कि ऊंट बैठेगा और कौन सी पार्टी किसकी ओर किसकी जानिब बढ़ेगी, ताकि गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात करें एंड सीएम फेस की बात करें. आज ही इल्तिजा मुफ्ती का बयान आया है कि न्यू सीएम विल बी अ टूथलेस टाइगर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली of Jammu Kashmir. What does she want to signify? Does she want to signify that there shall not be an election, or there should not be a CM, there should not be an assembly, or is she happy in the LG system? So these political parties are now giving, we can say, the opposite बयाना दे रहे हैं, ताकि एक इंतशार लोगों के दिमाग में, खदशा एक लोगों के दिमाग में पैदा कर सके, ताकि whatever they want to do for their future they will just do it like that. बेशक. सुभाष जी, ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि कुछ एग्जिट पोल रिपोर्ट्स में पीडीपी को मजबूत स्थिति में दिखा रहे हैं. हालांकि 8 अक्टूबर को पता चलेगा क्या असल रिजल्ट है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि पीडीपी और बीजेपी इत्तेहाद फिर से जम्मू कश्मीर में बन सकता है, या फिर पीडीपी एनसी के साथ जा सकती है? नहीं, देखिए, ये तो उन्होंने सेकुलर फ्रंट की बात की है. सेकुलर फ्रंट की तो ओपन बात की है. वो पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जो चीफ है, तो उसमें कोई शक नहीं. लेकिन क्या दोबारा ये नॉर्थ और साउथ पोल, जो अगर इनका मैंडेट ज्यादा आता है, जैसे आपने कहा कि एनसी के साथ बन जाएगा, लेकिन जो इन्होंने मुझे अभी वो बात की कि इल्तिजा मुफ्ती कहती है कि ये टूथ लाइक टाइगर होगा जो चीफ मिनिस्टर होगा, वो गलत फहमी है. मैं ये बता दूं, देखिए, आप सेक्शन 55 पढ़े, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, स्टेट में बदलेगी और जल्दी बदलेगी. ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये एक डिसीजन है. ये चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे दे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा लोग जाएंगे विद रिगार्ड टू स्टेट होल्ड, क्योंकि आर्टिकल जो 3 है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और इसमें इंटरप्रिटेशन और बात भी की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसकी, उसमें एक उन्होंने कहा कि ड्यूटी ऑफ लद्दाख हम एक्नॉलेज करते, एक रेस्ट बाय स्टेट से ड्यूटी कट गई, लेकिन स्टेटहुड वैसी रहने चाहिए जो एक जरूरत है, जो मैंडेट है सेक्शन 3 आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो ये मैं जो स्टेट भी, लेकिन ये टूथलेस टाइगर नहीं. देखिए, सेक्शन 55 लोग पढ़ते नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं और मिसगाइड करते हैं. जे&के रीऑर्गेनाइजेशन की सेक्शन 55 पढ़े, उसमें क्लियर कर रखा, मेरे सामने है जे&के रीऑर्गेनाइजेशन. मैं उसको पढ़ के ही बता दूं, मैं जुबानी बताता हूं, लोग पढ़ते रहेंगे जो आपके दर्शक हैं. ठीक है. उसमें लिखा है कोई भी बिजनेस होगा जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव, वो विद द एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट होगा, जो लेफ्टिनेंट जनरल करेगा जम्मू कश्मीर में. तो ऐसे नहीं है, ठीक है.
यूनियन जो टेरिटरी है इसमें जो रिस्ट्रिक्टेड पावर्स है स्टेट लिस्ट के मुताबिक, जो स्टेट लिस्ट तो 3 लिस्टें है ना, जो यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, जो लॉ बनाएगी वो जो स्टेट लिस्ट के बारे में एक्सक्लूडिंग जो आपका है ये पुलिस और जो पब्लिक आता है, ये हमारा ला। लेकिन ये जैसे पिछले बार क्या हुआ, एक बात चली, दोनों को सूट करती है, कश्मीर जो सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज है और जो इधर की बात करते हैं, जो कहते हैं कि हम नेशनलिस्ट हैं जम्मू इंडियन पॉलिटिक्स में, जो अपने आप की डोमिनेंस दिखाते, वो कहने लगे पीछे एक जो सेक्शन 55 थी J&K रीऑर्गेनाइजेशन में अमेंडमेंट हुई, तो वो कहने लगे एलजी की पावर ज्यादा हो गई। जो मैंने कहा देखिए पावर ज्यादा क्या उसे होती है, आर्टिकल 239A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का रेगुलेट करता है कि हमारा कैसे एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कैसे काम करेगा, फंक्शन कौन सा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जो ये फंक्शन कैसे करे, वो पिडुचुरी की तरह करेगा। तो लोगों ने कंपैरिजन कर देना शुरू कर दिया, दिल्ली कैसा, भाई कोई अमेंडमेंट हुई बताओ मुझे, आर्टिकल 239A कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुई, और सेक्शन 55 जो मैंने आगे रेफर किया वो भी कैबिनेट को पावर देती है कोई भी बिजनेस रूल बनाने के लिए, बिजनेस जो भी काम करना है, जो जम्मू कश्मीर की एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव फंक्शन है, तो वो एलजी अपने तौर पे नहीं कर सकता। हाँ देखिए, अगर आर्डर पढ़ोगे आप 55 को, जो अमेंडमेंट पीछे किया था जिसमें वो कैसे फाइलें चलेगी कैसे है, वो उसमें 73 को इन्वोक किया था, सेक्शन 73, जो एलजी जो रिप्रेजेंटेटिव है जो अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वो नेचुरली जी पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी जी, जो लेजिस्लेटिव जो आप कैबिनेट नहीं थी, लेजिस्लेटिव फंक्शन में थी, तो उसमें कौन करेगा, वो तो लॉ एलजी बनाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जी बिल्कुल सीएम है जो पिडुचेरी की तरह चलेगा, टूथलेस टाइगर नहीं है, चाहे जितनी भी पावर उसके पास है, वो जो एलजी है ही हैज टू जो भी काम करना है एड एंड एडवाइस। हाँ कुछ कन्फ्लिक्ट आते हैं लेकिन दिल्ली की तरह नहीं है, पिडुचेरी की तरह है, मैं ये बता दूं। बिल्कुल ठीक है। एजाज जी, जम्मू कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट का जिक्र किया सुभाष जी ने, आपका क्या रुख है इस पर, क्योंकि ऐसे में ये पॉजिटिव रहेगा, हुकूमत बनने के बाद जम्मू कश्मीर में यह एक नेगेटिव की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, ये सिर्फ पावर्स हैं जो दी जाएंगी या फिर एक तरह का कंट्रोल मान रहे हैं इसे? देखिए, जो रिओर्गेनाइजेशन एक्ट है, जो कि वाज़ेह तौर पे इनके सामने भी पड़ा है, कुछ रेफरेंस सुभाष जी दिया, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। अलबत्ता मैं कहूंगा कि जितने पावर्स वेस्टेड थे इससे पहले 2019 से पहले वाले लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर हम कंपैरिजन करें, मुतवाजना करें, जो 2024 में अब लेजिस्लेटिव असेंबली बन रही है, तो उसके मुकाबले में एक चीफ मिनिस्टर मुझे नहीं लगता है कि एक म्युनिसिपल काउंसलर से ज्यादा पावरफुल रहेगा। He has to take everything from the LGs or the MHA or the central government so that he can just apply on their people in their constituencies and as a head of the institution. और दूसरी बात, अगर हम जम्मू कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करेंगे, ये एक्ट ही एनेक्ट किया गया है अगेंस्ट द विल ऑफ पीपल। दिस रिओर्गेनाइजेशन एक्ट was enacted on 5th or 6th of August 2019 without the consent of the Legislative Assembly Council of Jammu Kashmir, without in the consultation of the people of Jammu Kashmir. So how you can just say a law which is enacted by the intruders in the parliament on the 6th or the 5th of August 2019 will be in the welfare of, और वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में होगा? क्या आपसे सुभाष जी, आप भी जम्मू कश्मीर के अगर बाशिंदा है, आपसे वो राय ली गई? मुझसे तो नहीं ली। पहली बात ये, वी आर अगेंस्ट एनी ऑर्गेनाइजेशनल एक्ट, एनी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट which has been enacted by the government of India against the will of people of Jammu Kashmir, on the basis of which इत्तेहाद, मैं कहूंगा एक कॉन्स्टिट्यूशन के यूनियन ऑफ इंडिया के साथ 1947 में जो हमारा मतवाजना हुआ है, वो एक गैर रियासती या मैं कहूंगा और किसी रियासत के साथ वैसा इत्तेहाद नहीं हुआ है जैसे जम्मू कश्मीर के साथ।
और जो भी एक्ट, जो भी लॉ, जो भी रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद, मैंने इससे पहले भी कहा था, आई होप दिस लेजिस्लेटिव असेंबली विल रिप्रेजेंट द सोल ऑफ पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। और मुझे लगता है कि आगे जाके वो लॉज रिलुक करेंगे जो कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के स्टेटस पे, जम्मू कश्मीर के ज्योग्राफिकल एरिया पे, जम्मू कश्मीर के लोगों पे विदाउट द विल, विदाउट द कंसेंट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर लगाए गए। That is what the political parties are for, I believe. And I believe अगर ये सुभाष जी कहते हैं कि वो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हर किसी लाइन को कुरान और गीता का लाइन मानते हैं, I believe that he doesn't have the right to say anything. Whatever His Highness has said on 5th of August 2019, that is not a word of God. I can say reorganization act can be reacted. I can say Article 370 and 35 and 35A can be revamped back by the people of Jammu Kashmir, by the will of Parliament of India. That's not a word of God. बिल्कुल। सुभाष जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं एजाज जी की बात से आप? कंट्रोवर्सी में 1 to 1 टकराव में नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं एक बड़ा इसका आंसर एक लफ्ज में दे दूंगा। ठीक है। जो भी हुआ, मैं इसको कभी भी, मैं इसको बड़ा समझ और सोच के साथ, और जो पॉलिटिकल चेंजेस हुई, जो 5 अगस्त, जो आर्टिकल 370 की निस्बत, मैं जो लोग बोलते हैं ना ऑर्डरी आदमी, वैसा नहीं मैं बोलता हूं। सुनिए बड़ी बात जी। उसको मोहर लग चुकी है हाईएस्ट अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। देखिए, फाइनल जजमेंट आ चुकी है। अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो हाँ, अनलेस अंकल हम दोबारा अप्रोच करेंगे, रिविजिट करेंगे जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आई हैं, जिससे J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट निकला। तो मैं आपको थोड़ा सा एजुकेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में बता दूं। देखिए क्या है, जो एक ऑर्डर था, ऑर्डर जिससे एप्लीकेशन होती थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जम्मू एंड कश्मीर को, वो ऑर्डर था 1954 का, उसको सुपरसीड किया है। आप पहला पैरा पढ़ोगे, जब J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट खोलोगे तो उसको सुपरसीड कर लिया है। जो ऑर्डर आया है 2019 5 अगस्त, और जो पॉलिटिकल चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस, जो ऐसे, मैं ये मानता हूं सुप्रीम कोर्ट इंडिया का फैसला है। जो एक तो इलेक्शन हो गई, जो एक बोर्ड इलेक्शन थी, दूसरा स्टेटहुड रिवाइव करने का है, वो आप उसके बारे में, स्टेटहुड के बारे में आप दोबारा, मुझे लगता है अगर कोई अप्रोच करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कन्फाइंड टू स्टेटहुड, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने तौर नहीं इजाजत दे, तो मुझे करता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल रिविजिट द, ये जो रिलीफ है इसके बारे में इन्फोर्स कैसे करवाती है कि वो, मुझे लगता है वो ओपन एक मामला आप समझा जा सकता है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि जो ठीक है, ये पॉलिटिकल लोगों को एक सहूलियत है, को कुछ लीडर्स ने कहा हम 100 साल तक लड़ते रहेंगे, जो मतलब वो इस पे आर्टिकल 370 और 35 बहुत अच्छा है। मैं कहता हूं ये पॉलिटिक्स है, ये जो पार्ट है ना कश्मीर में, ये गर्म रहना चाहिए, कुछ पके ना पके ये चलता है। और ये जो हमारे अपोजिट है ना इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज, वो चाहते हैं कश्मीर वाले एक बात कहें और हम उसके बरक्स, और दोनों का पॉलिटिकल नैरेटिव चलता रहे और उसी पे वोट हो। जो मेन मुद्दे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, बेरोजगारी है, जो डेवलपमेंट के है, कनेक्टिविटी है, जो लोगों के जो गरीबी है, एलिवेशन है, जब कुछ भी जो उस मुद्दों से हटके सिर्फ इस किस्म की राजनीति हो जाए। लेकिन इस बार मैंने कहा जो पार्टिसिपेशन हुई है कश्मीर में, उसमें मुद्दे अनएम्प्लॉयमेंट के भी उठे हैं, डेवलपमेंट के भी उठे हैं, टूरिज्म के बारे में भी बात हुई है, उस इंडस्ट्री की और भी बातें काफी हुई है। तो ये डी नॉट कन्फाइंड टू जो आप पॉलिटिकल जो बातें हैं, जो नरेटिव्स हैं, चाहे वो जो इंडियन सेंट्रिक पार्टीज हैं या कश्मीर सेंट्रिक पार्टी, कुछ और भी मुद्दे अभी इस इलेक्शन में आए हैं। जैसे मैंने कहा डिग्निटी, वो है आइडेंटिटी है कश्मीर, वो वाली बात होती है। थैंक यू। मैं और पूछेंगे, मैं उस बारे में बात
जी बिल्कुल। सुभाष जी, ऐसे में ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से देखा गया जो सियासी जमातें जम्मू कश्मीर की हैं वो इसे अपने हक में नहीं मानती हैं, जिस तरह से एलजी की पावर्स में इजाफा किया गया उसको लेकर भी उन्होंने लगातार सवाल उठाए हैं और इससे जम्मू कश्मीर के राजनीतिक भविष्य को खतरे में बताया है। इस पर क्या कहेंगे? मुझे मेरे को पूछ रहे हैं? जी सुभाष जी, देखिए मैं ये कहता हूं, देखो पॉलिटिकल एक ठीक है, आपको कुछ बातें हैं। एक आजादी की बात आई, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक बात आई, ठीक है, जमाते इस्लामी का भी उसमें एक और थे, और जो मेन स्ट्रीम से हटके पार्टी थी, जो हिजबुल मुजाहिदीन, और जो आज लोग हमारे जेलों में हैं, तो वहां पे आर्म स्ट्रगल की भी बात हुई, तो लोग उससे भी हट गए। वो सूट नहीं किया एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में। मेन स्ट्रीम पार्टी अपनी ऑटोनॉमी की बातें करते रही। और क्या हुआ, मैं एक बात बताऊं इंटरेस्टिंग, जो रिजिड फ्लेक्सिबिलिटी जिसपे पॉलिटिक्स में नहीं है, रिजिडिटी है। एक बात क्या हुआ, आज क्या हुआ, जो 2 यूनियन टेरिटरी क्यों बनी, और हमारा जो आइडेंटिटी थी, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी, जो ये था कि हमारा पीआरसी था, अपना परमानेंट रेजिडेंट। एक बार आपको याद होगा, गुलाम नबी आजाद साहब जो एक बड़ी लंबी चौड़ी एजिटेशन जम्मू में हुई, और क्या थे जो बेस्ट, जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए थे, कितने लोग थे, 12 लाख, और जो हमारे वाल्मीकि सफाई में बख्शी साहब ने लाए थे स्पेशली, और कुछ नेपाल से गोरखा, सारे ये लोग, मुझे लगता है 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा नहीं था। तो उन आजाद साहब ने कहा इनको हम डामी सेल दे देते हैं, ठीक है, पीआरसी नहीं, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो इतना कश्मीर सेंट्रिक लोगों ने इतना शोर मचाया, और वो उनको उसकी जो उसका चीफ मिनिस्टरशिप की जो कंटिन्यूटी थी, उसको वो छोड़नी पड़ी। ये भी एक बात थी। तो इतना रिजिड नेट नहीं होता कि देखो पॉलिटिकल स्ट्रगल है इसमें। और क्या हुआ, आज क्या है, आपने अपनी आइडेंटिटी खो दी। जो आप तो आजादी की चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, पाकिस्तान के साथ कुछ लोग जाना चाहते थे, कुछ लोग इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करते थे, जम्मू कश्मीर की। तो ये सारा समझना पड़ेगा और ये देखना। और आज क्या हालात आपने खुद ही बना दिए। और जो इल्तिजा मुफ्ती कहती है कि जो चीफ मिनिस्टर होगा जो टूथलेस टाइगर होगा, तो ये सारा समझ का पढ़ना। और कश्मीर जो लोग हैं इनको जागना पड़ेगा। ये जो पॉलिटिकल लोग नरेटिव बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज वाले, इनको भी समझना पड़ेगा कि भाई ये नहीं चलेगा। आप एम्प्लॉयमेंट की बात करो, जो ठीक है, मैं नहीं कहता हूं, जो आपका पॉलिटिकल मुद्दा है उसको देखो कि रिस्पांस क्या है लोगों का। अगर लोग चाहते हैं तो ये नहीं है कि ठीक है। सुभाष जी, फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। सुभाष जी आजाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना तमाम वक्त देने के लिए। वहीं